जीएस हिंदी क्लासेज में मैं घनश्याम पारिक आप सभी का स्वागत करता हूं। आज एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक है, यानी जो बार बार हमारे मन में प्रश्न उठता है कि क्या कंपटीशन पास करने के लिए रटना जरूरी है। हम रटें कैसे, क्या अंधाधुंध रटें या उसमें कुछ विवेक होना चाहिए। इन सब प्रश्नों के उत्तर आपको इस वीडियो में मिलेंगे, इसलिए आप ध्यान से इसको सुने और सुने ही नहीं बल्कि इसको अप्लाई करें। नंबर 2, अपने चहेतों को शेयर भी करें। तो ये देखिए, यहां आप देख रहे हैं, क्या सिलेक्शन के लिए रटना जरूरी है? तो उत्तर है हाँ। देखो, सिलेक्शन चाहिए तो रटना पड़ेगा। कुछ कहते हैं कि हमें बुक वॉर्म यानी किताबी कीड़ा नहीं बनना है, ये लोगो हमें नहीं लगवाना है, तो ये लगवाना है। मेरे अनुसार, मेरा अनुभव ये बताता है कि हमें रटना पड़ेगा परीक्षा पास करने के लिए, इसमें कोई भी शक नहीं है। और रटना है वो क्या है, ये देखिए आप। दूसरा प्रश्न, क्या अंधाधुंध रटना उपयुक्त है? तो इसका उत्तर है नहीं, अंधाधुंध नहीं रटना है, वरना आप परीक्षा में भूल जाओगे। आगे देखिए कुछ प्रश्न, क्या विवेकपूर्ण तरीके से रटना संभव है? तो उत्तर है हाँ। हाँ जी, हम विवेकपूर्ण तरीके से रट सकते हैं। जैसे जोश में होश होना चाहिए, वैसे भी रटना है उसमें विवेक होना चाहिए। क्या रटना निजी योग्यता या क्षमता है? बिल्कुल है, बिल्कुल। हर एक की क्षमता है वो अलग अलग है, इसमें वैयक्तिक भिन्नताएं पाई जाती हैं। सबकी कैपेसिटी है वो रटने की समान नहीं हो सकती, लेकिन ये रटने की जो शक्ति है वो बढ़ाई जा सकती है और हमारा इंटरेस्ट हो सकता है। रटने में हमें आनंद आ सकता है। जो रटने से दूर भागते हैं उनका सिलेक्शन होने का रेशियो थोड़ा कम ही है। इसलिए रटने में थोड़ा इंटरेस्ट रखें। और इंटरेस्ट कैसे क्रिएट होगा, ये बातें आगे देखिए आप। क्या रटने में जोर आता है? बिल्कुल आता है। आदमी खाई खोद सकता है, लेकिन उसको कह देने कि ये तेरे को 2 पन्ने रटने हैं, तो उसमें खाई खोदने से ज्यादा जोर आता है। सबको नहीं, कईयों को, क्योंकि इसमें अलग अलग जो है वो वैयक्तिक भिन्नताएं पाई जाती हैं। तो रटने का बेस्ट तरीका क्या है, ये जानिए आप। ये देखो आप, रटने का बेस्ट तरीका, तो रटने का सबसे बेस्ट तरीका है वो रिलेशनशिप है। रिलेशनशिप का मतलब है कि आप जो भी चीज रटें या पढ़ें तो उसको किसी न किसी से आप को रिलेट कर दें, उसका सह संबंध स्थापित कर दें, उसकी तुलना किसी दूसरे से कर दें जो नाम आते ही हमें वो याद आ जाए। वरना तो आप परीक्षा में भूल जाओगे, भूलोगे नहीं तो कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा। और निगेटिव मार्किंग वाली एग्जाम में वहां तो ये और भी खतरनाक है। तो इसलिए रिलेशनशिप है वो सबसे बड़ी चीज है। और ये देखिए आप, जैसे मैं एक उदाहरण के द्वारा बता रहा हूं आपको, प्रूफ के साथ बता रहा हूं कि हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास एक ग्रंथ का नाम है, एक पुस्तक का नाम है, और हम ये देखना चाहते हैं कि ये पुस्तक किसने लिखी। ठीक है, अब इसको हम रिलेट करेंगे। और रिलेट कैसे करेंगे कि हम कहते सुनते हैं कि बच्चा भगवान का दूसरा रूप होता है, बच्चा भगवान का दूसरा रूप होता है। तो जो ही आपको दूसरा इतिहास नाम याद आएगा तो बच्चन सिंह याद आने में मेरी समझ में कोई कठिनाई नहीं होगी, परमानेंट तरीका। दूसरा देखिए आप, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, यहां आपको अन्यथा नहीं लेना है, मैं आपके फायदे के लिए ये बात बता रहा हूं। तो आप जो है ना वो इसको अन्यथा न लें, और आप ये नहीं समझें कि मैं लड़की हूं या लड़का हूं, बल्कि आप ये समझें कि मैं एक कॉम्पिटिटर हूं, एक अभ्यर्थी हूं, एक प्रतियोगी हूं, और मुझे हमें वो चीज करनी है जिससे हमें फायदा हो। यानी हमें कैसे भी करके, जिसको हम ये कह सकते हैं, येन केन प्रकारेण सिलेक्शन करवाना है। तो ये देखिए आप, आधा इतिहास। अब यहां आप अपने मन में प्रश्न कर ले, जैसे मैं आपसे ही प्रश्न करूं कि बताओ आधा काम है वो आज तक अगर रेशियो के रूप में देखें, मैं ये नहीं कहता कि पुरुष हैं वो बीच में काम नहीं छोड़ते, लेकिन ज्यादातर है वो औरतें वो बीच में आधा काम छोड़ देती हैं और फिर दूसरा काम करने लग जाती हैं। तो आधो काम कौन छोड़े? कौन छोड़ती है? औरत। तो उसमें ये देखिए आप कि लेखिका जो है वो हिंदी साहित्य के इतिहास के ग्रंथ की लेखिका हैं, वो 1-2 ही है, तो सुमन राज्य। ये देखिए आप, आधा इतिहास है वो सुमन राज्य। फिर इसकी तुलना करेंगे आप। तुलना कैसे करेंगे कि इसको आप आगे ले जाएंगे कि सुमन राज्य से संबंधित आगे भी कोई प्रश्न हो सकता है क्या। तो इससे आगे जो है वो प्रश्न हो सकता है कि
जो तार सप्तक हैं 4 हैं, तो चौथे में आने के लिए कोई राज्य को नहीं हो, तो सुमन राज्य होगी। इसका मतलब सुमन राज्य है वो चौथे तार सप्तक की कवियत्री हैं, ये हमें हमेशा याद रहेगा। ये आपको दूसरी बात बताई। आगे देखो आप, मायड भाषा का प्रयोग भी कारगर है क्या? तो है, मायड भाषा का प्रयोग भी कारगर है। जैसे आदिकाल को बीज वपन काल किसने कहा? बीज वपन। बीज वपन का मतलब होता है बीज बोना। जैसे अपने खेती करते हैं तो कई दूसरे वो नहीं समझते हैं, तो मैं बीच में हिंदी में आपको बता देता हूं। जैसे हल जोतते हैं तो उसमें बीज जो बोते हैं उसको बीज वपन कहते हैं, और वो बीज बोने वाला वो होता है ना, उसको हाड़ी कहते हैं। हाड़ी, हाड़ी कहते हैं। आजकल तो अड़े को मान्यता भी मिल गई, तो उसको हाड़ी कहते हैं। तो वो हाड़ी है, तो आप यहाँ कर लेंगे भी आपने गांव में सौ बढ़िया हाड़ी है, वो महावीरो ही है। सौ बढ़िया हाड़ी कौन है? महावीरो। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीज वपन काल कहा, किसको? आदिकाल को। ये मायड भाषा का प्रयोग कर देंगे। जैसे एक रचना आ गई अलमा कबूतरी, ये उपन्यास का नाम है अलमा कबूतरी। अब ये जो है अलमा कबूतरी है, तो आप हमेशा याद रखो पुष्पा क्या है? कबूतरी। पुष्पा क्या है? कबूतरी। तो पूरा भी नहीं रटना पड़ेगा, क्योंकि मैत्री पुष्पा ये तो है नहीं कि हर एक में वो पुष्पा लगाएंगे। तो इसलिए आप ऐसा याद कर सकते हो कि मैं पुष्पा है बात तो क्या है? कबूतरी है। तो अलमा कबूतरी याद आते ही आपको पुष्पा याद आ जाएगा। अब किसी का नाम भी हो सकता है वो नाराज हो जाए, तो नाराज होने की बात नहीं है, वो नहीं है, वो तो ये अलग चीज है। ठीक है। और दूसरा देखो आप, क्या रटने का माध्यम कहानी भी हो सकता है? तो हाँ, कहानी का मतलब छोटा सा कोई विवरण, कोई पूरी कहानी हमें नहीं, टाइम खराब नहीं करना है। तो इसमें देखो जैसे रामचंद्र शुक्ल है, तो रामचंद्र शुक्ल उसके बारे में आप थोड़ा सा ये ध्यान में रख लें कि रामचंद्र शुक्ल है वो ब्राह्मण है, बूढ़ा हो गया, बूढ़ा ब्राह्मण है वो मुंजी होता है। बूढ़ा ब्राह्मण क्या होता है? मुंजी होता है। इसका मतलब रामचंद्र शुक्ल ने पहला कवि हिंदी का मुंज को माना, ये हो गया। फिर बूढ़ा हो गया तो इससे चला नहीं जाता। ठीक है। तो ये क्या है? ये जो हिरण है, मृग है, तो मृगा के कुत्ता लगा हुआ है। इसका मतलब है कि मृगावती है उसकी रचना कुतुब बनने की, और ये इन्होंने पहला सूफी काव्य माना। किसको? मृगावती को। और ये हमेशा तीसरी करे। तीसरी करने का मतलब क्या हुआ कि 1503 में इसका प्रकाशन हुआ। 1503 में इस रचना का प्रकाशन हुआ। ऐसे आप थोड़ी सी कहानी है वो इसमें जोड़ करके भी, रिलेट करके भी आप याद कर सकते हैं। फिर देखिए सबसे जरूरी चीज है कॉमन सेंस भी सहायक है, बिल्कुल सहायक है कॉमन सेंस। कॉमन सेंस के बिना तो कुछ है ही नहीं। जैसे ये देखो बच्चन सिंह ने हिंदी का पहला कवि किसे माना? तो आप ये आप थोड़ा सा ध्यान रख लें कि पहला कवि किसे माना। तो जैसे ये आपके दिमाग में आ गया कि बच्चा है, क्योंकि बच्चन सिंह तो बच्चा है, अभी विद्या सीख रहा है। बच्चन सिंह बच्चा है, अभी विद्या सीख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? विद्यापति। तो विद्यापति को माना, ये शायद हम फिर भूलेंगे नहीं। फिर एक सबसे अहम प्रश्न है जिसको लेकर के आपके मन में भी कुछ संदेह हो सकता है, या ऐसा प्रयोग मुझे भी नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर मान लीजिए मेरे स्टूडेंट्स हैं, कॉम्पिटिटर्स हैं, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, वो इस बात को थोड़ा सा कि उसको उनको अगर एक प्रश्न याद रह जाए और वो परीक्षा में आ जाए, तो मैं ये आलोचना भी सह लूंगा। मुझे कोई भी इसमें परहेज नहीं है। यानी वो कौन सा अहम प्रश्न है कि क्या एसिस्ट यानी फुअर्ड भाषा का प्रयोग भी जायज है? तो हाँ है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं कि हम ये कह देंगे भाई गणपति चंद्र गुप्त ने पहला हिंदी कवि किसे माना? अब बहुत सारे हो गए। ठीक है। तो यहां आप क्या करोगे? यहां आपको एक यानी एसिस्ट शब्द का प्रयोग करना है, जो हम वैसे तो एसिस्ट नहीं मानते, हम कहते ही रहते हैं, घर पे भी कहते रहते हैं और है, लेकिन मान लीजिए वो है, तो उसको आप ऐसे याद रख लें कि साड़ो गणपतियों। साड़ो गणपतियों इसका मतलब क्या है कि गणपति चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूरी को पहला हिंदी कवि माना। यानी ऐसे करके हमें रटने के और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, जो भी तरीके मेरे दिमाग में आएंगे मैं आपको बताता रहूंगा। और इसमें आपको यह ध्यान रखना है कि रटना वास्तव में एक योग्यता है, लेकिन रटना एक कला भी है। इसलिए आप कलापूर्ण रटाई करें, रटाई जरूर करें, कलापूर्ण रटाई करें, और परीक्षा के लिए, परीक्षा की तैयारी के लिए उपयुक्त रूप से यानी समुचित रूप से हमें
कैसे रटें, क्या रटना उपयुक्त है, तो निश्चित रूप से रटना है वो उपयुक्त है। रटने से ही सिलेक्शन होता है, रटने से तो बड़े बड़े अफसर भी बन सकते हैं, रटने से हो सकता है कि आईएएस में थोड़ी दिक्कत हो, लेकिन आरएस तक की तो कोई बात नहीं है, और रटने से ही सब बने हैं। तो ये चीज है वो आपको ध्यान में रखनी है। तो रटने से संबंधित आपको बातें मैंने बताई कि आपको एकदम से मतलब ये है कि अंध रट्टू नहीं बनना है, बल्कि विवेकपूर्ण रट्टू बनना है। तो ये देखिए, इसके लिए आप थोड़ा सा गौर करें, सोचें, समझें। अपने सबकी जो परिस्थितियां हैं, परिवेश है, वो अलग अलग होता है, तो अपने परिवेश से, अपनी माइंड भाषा से इनसे जोड़ करके आप इनको थोड़ा ध्यान में रखें। आपके सिलेबस का बोझ है वो इसी तरह से हल्का हो सकता है, वरना आप रटोगे फिर भूल जाओगे, रटोगे फिर भूल जाओगे। तो हाँ, ये तो एक बिल्कुल सही बात है कि बार बार अभ्यास करने से हम कुछ बातें वो पक्की हो जाती हैं, लेकिन ये इतनी पक्की हो जाती हैं कि जिंदगी भर नहीं भूलोगे। ये रटना हमारे लिए बहुत लाभदायक है, बहुत यूजफुल है। तो ये बातें मैंने आपको बताई हैं, और अगर आपको ये बातें अच्छी लगे हैं तो आप कमेंट जरूर करेंगे और शेयर भी जरूर करेंगे। और घनश्याम पारिक सर ऐप है, उसको डाउनलोड कर लें। सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, थर्ड ग्रेड, इनके लिए इसमें कोर्स है वो उपलब्ध है। सामान्य व्याकरण का कोर्स है वो भी उपलब्ध है। और ऑफलाइन अगर आप कोचिंग लेना चाहें तो रीट का नया बैच अभी शुरू किया है, और सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड के बैच हैं वो अभी शुरू किए हैं। आधार क्लासेज, हाउसिंग बोर्ड झुंझुनू में आप ऑफलाइन के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। ये जो कॉन्टेक्ट नंबर दिए हुए हैं इन पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। आकर के 3 दिन है वो आप फ्री देख लें, पढ़ लें, उसके बाद सोच लें कि वाकई मुझे फायदा है क्या। तो ये आपको कुछ जो बातें हैं वो मैंने आपको बताई। तो आप निश्चित रूप से जीएस हिंदी क्लासेज को सब्सक्राइब करेंगे, मैं ऐसी उम्मीद आपसे कर सकता हूं। और इस तरह की बहुत सारी बातें अभी बाकी हैं, क्योंकि परीक्षा का माहौल अभी शुरू हुआ है, तो मैं आपको इस तरह की जो भी जानता हूं वो जरूर बताऊंगा। और जितना मैंने अनुभव किया है वो सारी चीजें आपको मैं बताऊंगा। तो ये अपना एक छोटा सा वीडियो था जिसमें मैंने एक सामान्य बात आपको बताई है, और आपने वीडियो सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।